है गाइस, हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बीच में थोड़ा सा वीडियो का फ्रीक्वेंसी फिर से रुका है, हम लोग फिर से उसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। देखो, तो हिस्ट्री का है ये थर्ड चैप्टर और आज के लेक्चर में थर्ड चैप्टर को पूरे तरीके से मुकम्मल खत्म किया जाएगा। जितना भी इसमें कंसेप्ट पूरा का पूरा, बेसिकली चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए इसको एक वीडियो में कवर करना काफ़ी आसान है। और मैं कोशिश करूँगा कि अगले 35 से 40 मिनट में चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे कंसेप्ट बन सकते हैं, जितने तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, सब मैं आपको क्लियर करा सकूँ, ठीक है। तो होते रहेंगे। और जैसा मैंने बताया था कि ट्यूसडे से ज्योग्राफी का लेक्चर भी अपलोड होगा, बट नहीं हो पाया, है ना। अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ऑलरेडी मतलब ट्यूसडे के दिन ही वीडियो शूट कर रहा हूँ 12 बजे रात को अभी मैं। तो इसके बाद मैं जस्ट अभी ज्योग्राफी का वीडियो भी शूट करूँगा। तो ज्योग्राफी का वीडियो आपको वेडनेसडे से उम्मीद है, मतलब इस हिस्ट्री के लेक्चर के बाद वो वीडियो भी आपको मिलने लगेगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस के भी बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया है, तो वो भी लेक्चर आपको इसलिए लेक्चर के बाद मिलेगा। मतलब थर्ड चैप्टर अपलोड होने के बाद आपको इलेक्ट्रोलाइसिस और ज्योग्राफी के वीडियोस दोनों ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये मेरा पूरा प्लानिंग है, कोशिश करता हूँ कि हो जाए, बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखो, ये जो चैप्टर है आपका, बेसिकली जो थर्ड चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रेजिस्टेंस एंड रेबिलियन। तो रेजिस्टेंस एंड रेबिलियन में जिससे पढ़ना है, चैप्टर्स के नाम ही है रेजिस्टेंस एंड रेबिलियन, मतलब कोई ना कोई मुसीबत है और उसके अगेंस्ट में बगावतें हुई हैं। रिबिलियन को बगावत बोला जाता है बेसिकली, इन द सेंस आपने भी देखा होगा, इसको प्रोटेस्ट ही बोलते हैं। अभी भी यहाँ फार्मर्स प्रोटेस्ट हमारे इंडिया में भी रिसेंटली चला था। इसके अलावा बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वो अलग अलग रीजन्स की वजह कर प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। जैसे बहुत से फॉरेन कंट्री में इस वजह कर प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ अजीब व गरीब रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। मतलब काफ़ी अजीब व गरीब रिस्ट्रिक्शंस है, तो उसके खिलाफ वहाँ के पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए और हमें वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ को जिया दिया जाए। वो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग समय पर लोगों को जब ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो चीज़ हो रही है ये गलत हो रही है, तो वो उसके खिलाफ अपने आवाज़ बुलंद करते हैं। उसी को प्रोटेस्ट बोला जाता है बेसिकली, जिसको हम लोग रेबिलियन भी बोल सकते हैं। बगावत हो गया, मतलब वो चीज़ हमें पसंद नहीं है तो हम उसके खिलाफ बगावत करेंगे, हमें सही नहीं लगे तो। और बगावत बेसिकली तब होता है जब सामने वाला आदमी या जो भी हो, सामने वाला आदमी जब आपके ऊपर डायरेक्टली जुल्म करने पे आ जाता है, उस वक्त बगावत होना कन्फर्म बात है। क्योंकि हर इंसान का एक बर्दाश्त करने का सीमा है, वो उस सीमा तक ही बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब उसका सीमा टूटेगा बर्दाश्त करने का, देन उसके बाद रिबेलियन होना है, आपका बगावत होगा। वही चीज़ है। तो इस चैप्टर में वही हुआ था, आपका जो रेजिस्टेंस हुआ था यहाँ पे, जो किए करने वाले थे, ये जो रिबेलियंस आपको पढ़ना है, ये सभी के सभी रिबेलियंस रिलेटेड है ट्राइब से, जिनको आदिवासी बोला जाता है। अब आदिवासियों का जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो पूरा का पूरा निर्भर करता है जंगल और पेड़ पौधों पर। वो रहते ही सॉरी, वो रहते ही है जंगलात में, और पूरा जंगल ही उनकी ज़िंदगी है, जंगल से ही उनका सारा लेन देन है। एक तरह के आप ये समझ सकते हैं कि जंगल से उनकी पूरी इमोशनल फीलिंग्स अटैच्ड है। अब अचानक से अगर कोई आके उनको बोले कि ये जो जंगल जिसमें आप रह रहे हैं, सदियों से आपके पूर्वज भी वहाँ रहते आए हैं, तो इस जंगल पर आपका कोई हक नहीं बनता है। आप यहाँ की ना लकड़ी आप काट सकते हैं, ना यहाँ पर जो पेड़ पौधे उग रहे हैं, जो फल है, ना उसको आप ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खाने के लिए नहीं ले सकते, ना ही यहाँ की लकड़ी को आप काट कर जलाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही आप इसको अपना घर रहने का बनाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रा आप ही सोचो कैसा होगा वो मंजर, किस तरीके का हाल उस वक्त होगा लोगों के सामने। मतलब एक ही झटके में लोगों को कुछ ऐसा बोल दिया जाए, जो एक पल जो उनकी पूरी ज़िंदगी थी, जो चीज़ एक ही पल में ऐसा बोला जाए कि ये जो चीज़ अभी है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ था हमारा 1878 यानी कि 1878 में। 1878 से पहले 1864 में ही जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, एक तरह का कमेटी बना दिया था, जिससे आदिवासियों को रोक दिया गया था पेड़ पौधों को काटने से। और 1878 में आपका फॉरेस्ट लॉ उन्होंने इनेक्ट कर दिया था, जिसके तहत उन्होंने पूरा का पूरा फॉरेस्ट पर कब्जा कर लिया था अपना, और आदिवासी जो वहाँ के थे उनको उनके ही घर से बेदखल कर दिया था। ये बोलना बिल्कुल सही है कि आदिवासियों को अंग्रेजों ने उनको उनके ही घर से बेदखल कर दिया था। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर अंग्रेजों ने ऐसा किया क्यों, है ना। कुछ ना कुछ तो मकसद जरूर रहा होगा। देखो, अंग्रेज जितने भी काम करके गए हैं, उन्होंने अभी तक, मतलब जब भी वो राज कर रहे थे 200 साल तक जो हिंदुस्तान में हुकूमत उन्होंने की, तो उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसमें उनका अपना पर्सनल प्रॉफिट ना हो। तो यहाँ पे भी उनका अपना पर्सनल प्रॉफिट था, और उनका पर्सनल प्रॉफिट ये था कि यहाँ जो इंडिया में अलग अलग ट्राइब्स जहाँ रह रहे थे, वहाँ पर जो जंगलात थे, बहुत महंगे महंगे जंगलात थे। महंगे जंगलात इन द सेंस कि वहाँ से जो फल फ्रूट मिल रहे थे, जैसे महवा का पौधा मिलता था जिससे शराब भी बनाया जाता है। इसके अलावा बहुत सी महंगी महंगी लकड़ियाँ मिल रही थी, जिनका इस्तेमाल वो ट्रांसपोर्ट करके बेचने के लिए कर रहे थे।
तो उनको वो फॉरेस्ट एज अ ट्रेड का पार्ट दिख रहा था, मतलब उन्हें दिख रहा था ये जो फॉरेस्ट है, यहाँ जो चीज़ें हैं, हम इसका यूज़ करके और अच्छा ट्रेड कर सकते हैं और हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और चूंकि वो उस जंगलात में ऑलरेडी रह रहे थे हमारे ये ट्राइब्स, हमारे इंडियन ट्राइब्स जो थे अलग अलग इलाकों में, तो उन्होंने क्या किया, उस पर पूरा कब्जा जमाने के लिए ये फॉरेस्ट लॉ लागू कर दिया। अब बहुत आसान था उनके लिए करना, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे तरीके से अपना कदम जमा चुकी थी इंडिया में 1878 तक, तो बहुत ही अच्छी तरीके से। तो उसी वक्त का ये काम हुआ था। अब उसके खिलाफ अलग अलग इलाकों से जो ट्राइब्स थे वो उभर कर सामने आते हैं, इसका अगेंस्ट कहते नहीं, किसी खिलाफ जाते, बोलते कि नहीं ये सही नहीं है, हमें अपना पुराना हक वापस मिलना चाहिए। तो अब जरा आप सोच के बताओ कि अगर जो ट्राइब्स, जो आदिवासी है, जो जंगल में रह रहे हैं, ठीक है, उनके पास लड़ने के लिए क्या हथियार हो सकते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हथियार होंगे उनके पास? अपना तीर भाला बनाया हुआ, जो कि बेसिकली लकड़ी का है, ठीक है। भाला होगा तो उसमें पत्थर इस्तेमाल होगा, लोहा तो हो नहीं सकता, पत्थर का इस्तेमाल किया होगा, मतलब ईंट पत्थर के ही उनके पास औजार होंगे। और वो लड़ने के लिए जा रहे हैं उन अंग्रेजों से जिनके पास, जिन्होंने बंदूक तक बना के रख रखी है, बंदूक तोप गोले उनके पास है। तो क्या इनके सामने मतलब कोई मुकाबला आपको लगता है कि हो पाएगा? है ना, जाहिर सी बात नहीं हो पाएगा। तो यही रीज़न है कि जितने भी बगावत आपको इस चैप्टर में पढ़ने, जितने भी रिबिलियंस आपको पढ़ने हैं, सभी के सभी रिबिलियंस को ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश के द्वारा बहुत ही आसानी से ख़त्म कर दिया गया था। क्योंकि जो इनके अगेंस्ट में थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो भी खड़े हो रहे थे, जो भी ट्राइब्स, उनके पास प्रॉपर ना ही कोई नॉलेज था, लीडरशिप्स उनको मिली, लेकिन वही है कि वो प्रॉपर एक हथियार वगैरह जो होना चाहिए लड़ने के लिए, वो उनके पास नहीं थी। तो सारे के सारे ही रिबिलियंस ऑलमोस्ट फेल हो गए थे। कुछ एक दो रिबिलियंस थे जो बहुत हद तक कामयाब हो पाए थे, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था उनका, बट वो भी सक्सेस नहीं हो पाए 100%। तो इतना तो आपको क्लियर है कि जितने भी रिबिलियंस आप पढ़ेंगे सब नाकामी हुए। और क्यों नाकाम हुए, उनका एक प्रॉपर रीज़न यही है कि उनके पास प्रॉपर हथियार नहीं था लड़ने के लिए। वो जिसके सामने लड़ने जा रहे थे वो उनसे ताकत में काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। यहाँ तादाद की बात नहीं है, यहाँ पे ताकत की बात है। ये तीर भाला लेके जा रहे हैं, वो गोली चला देगा, कहानी ऐसे ही ख़त्म है, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है आपका। तो 1878 के बाद हम लोग जो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस, जो रिबिलियन डील करेंगे, वो है हमारा चौरा रिवॉल्ट। सबसे पहला बगावत आपको बुक में दिया है, चौरा रिवॉल्ट पढ़ना है आपको। अब देखो चौरा रिवॉल्ट जो है ये बेसिकली आपका, ये लोग जो रहते थे, एक ट्राइब्स का नाम है आपका, एक ट्राइब्स का नाम है, चौरा ट्राइब्स का नाम है आपका। ये तो ये रहते थे हमारा वेस्ट मिदनापुर में। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा करेक्ट आप कर लेना। तो ये हो गया वेस्ट मिदनापुर। ये जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था ये उसी वक्त हुआ था, 1798 और 1799 के बीच में। अच्छा मैंने आपको डेट बोला, हाँ वो तो ठीक है, 1878 1798 से 1799 के बीच में ही ये रिवॉल्ट आपका स्टार्ट हुआ था। ये जो रिवॉल्ट था, इस रिवॉल्ट का खास तौर से उस फॉरेस्ट लॉ से कोई ज़्यादा लेना देना था नहीं, बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था। क्योंकि आप अगर देखोगे डेट, तो डेट थोड़ा सा पीछे का डेट है, फॉरेस्ट लॉ तो 1878 में आया था, बट फिर भी आपको दिया है इसमें। इस रिवॉल्ट का मेन रीज़न ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, जो अंग्रेज थे, जो ज़मींदार थे, यानी कि लैंड होल्डर्स जो थे, वो क्या कहते थे, इनको चार कहकर पुकारते थे। अब चार एक बंगला जबान का लफ्ज़ है जिसका मीनिंग होता है सुअर, पिग बोलते हैं, यानी कि पिग को हम लोग बांग्ला में बोलते हैं चार। और ये लोग चौर जो आदिवासी थे उनको चार कह के पुकारते थे, तो काफ़ी बेइज्जती की बात है। अब इन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ऐसा काम किया। तो 1798 में ही इन्होंने एक रिवॉल्ट किया था, ठीक है, लेकिन उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही आसानी से दफन कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर वो आए, और जब फिर वो आए तो दुर्जन सिंह इनके लीडर बने थे। आपको हर एक रिवॉल्ट का डेट याद होना चाहिए और उनका लीडर कौन था वो याद होना चाहिए, और कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स होंगे हर रिवॉल्ट में जब आपको याद होना चाहिए। अगर ये 3 पॉइंट्स आपको याद है, यानी कि एयर और उनका लीडर्स और स्पेसिफिक इवेंट्स, तो आप जो लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वेश्चन में उसको बहुत आसानी से लिख लोगे, इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको क्लियर होगा सारा कहानी। देखो तो दुर्जट सिंह इनके लीडर थे, यानी कि इस रिवॉल्ट को लीड उन्होंने किया था। और अप्रोक्स 1500 ट्राइब्स थे यहाँ पर। वो 1500 जो ट्राइब्स थे उन्होंने मिल करके रायपुर परगना में 30 गांव पर अपना कंट्रोल कर लिया था यानी कि 30 गांव पर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था बेसिकली। और इन्होंने बालबुनी हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखो बालबुनी एक जगह है आपका मिदनापुर के करीब। तो बालबुनी में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक हेडक्वार्टर था, और इन लोगों ने वहाँ के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरा तरीके से। तो लड़े थे लोग, वैसे नहीं कि कुछ नहीं किया था, लड़े थे, लेकिन वही कि कब तक लड़ेंगे, क्योंकि सामने वाली की ताकत बहुत ज़्यादा है, इनकी कम है, तो कब तक लड़ पाएंगे। तो इसके बाद कहानी ख़त्म इनका।
इसके बाद इसमें कुछ है नहीं, इतना सा ही इनमें मेन ये था। आपको यहाँ से एक 4 वर्ड याद रखना है। दुर्जन सिंह इनके लीडर थे। 1798 से 1799 के बीच ये ही इनका टाइम पीरियड है चौरा रिवॉल्ट का। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कोल रिबिलियन। तो कोल रिबिलियन बेसिकली, कोल एक आपका ग्रुप ऑफ ट्राइब्स है, एक ग्रुप ऑफ ट्राइब्स का कोल, उसी को कोल बोलते हैं लोग। ये रहते कहाँ था, अब उनको देखो, ये लोग आपका रांची छोटा नागपुर के इलाके में रहते थे। कोल रिबिलियन जो है, मैंने कोल जो ट्राइब्स थे इनके लीडर थे हमारे 1831 में ये कोल रिबिलियन शुरू हुआ था। इनके लीडर थे हमारे, ये स्पेलिंग है ना गलत है, इसको आप सही करना। इनका नाम असल में बुंद भक्त है, यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा गया, बुंद भक्त एंड जवा भक्त। तो ये सही करेंगे स्पेलिंग, तो इसको थोड़ा हम लोग सही कर लेते हैं। इनका स्पेलिंग में हमारा ऐसा है, असल में ऐसा है, और इनका स्पेलिंग है ये, बुद्ध भक्त और जवा भक्त। और 1832 में कोल रिबिलियन खत्म हो गया था। देखो थोड़ा सा एक कहानी सुनाते हैं हम लोग कोल रिबिलियन से रिलेटेड। जो कोल इलाके में जो रहते थे, छोटा नागपुर रांची के इलाके में ये जो कोल ट्राइब्स रहते थे, इनके हुआ क्या था कि बाहर से जो जमींदार आए थे, बड़े बड़े ज़मीनों के जो मालिक थे, उन्होंने आकर के इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के बाद इन्होंने इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और इनकी ज़मीन को किसी और को भाड़ा पे दे दिया काम करने के लिए। और वहाँ से जो प्रॉफिट आ रहा था डायरेक्टली ये अपने पास रख ले रहे थे, इनको बेचारे को कुछ मिल नहीं रहा था। तो इससे हुआ क्या कि ये अपने ज़मीन से ही बेदखल हो गए और इनको जलील भी किया जाने लगा। इन्हें इनकी ही ज़मीन पर मजदूर बना लिया गया, एज अ मजदूर काम कराया गया। और हत्ता कि इतना जुल्म इन्होंने किया है कि जब इनकी ही ज़मीन पर इनसे मजदूरी कराई गई और इनको इनकी मजदूरी भी सही से नहीं दी जाती थी। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो गया। तो अब ज़िंदगी बसर करना है, ज़िंदगी तो गुजारना है कैसे भी करके। तो इसके बीच में जो सूद खोर्स होते हैं, जो सूद देते हैं, आपका सूद पर जो कर्ज देते हैं, इंटरेस्ट लेकर जो कर्ज देते हैं, वो भी इसमें बीच में आते हैं। वो भी कहानी में किताब में है लिखा हुआ कि मतलब ये लोग जब अपना ज़रूरत पूरा नहीं हो पाता था पूरा, तो उसको सूद लेते थे। कि सूद नहीं, बेसिकली वो रकम लेते थे उधार। तो वो जो रकम देता था कोई, वो सूद पे देता था, यानी इंटरेस्ट के साथ। तो ये कुछ रकम लिए हैं, तो अब इन जब वापस करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ इनको वापस करना है। लेकिन जो इंटरेस्ट इनको दे रहा था जो शख्स यहाँ पर, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगा दे रहा था क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं, इनको मालूम नहीं, नॉलेज नहीं सही से, तो इनका पूरी तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा था उस टाइम पर। तो इस चक्कर में भी वो हर तरह से पिसा जा रहा था। यानी कि एक तो ज़मींदारों ने इनकी ज़मीन भी ले ली, उनको जलील भी किया, उनके घर की औरतों को भी जलील किया और साथ ही उनके बच्चों के साथ भी बदसलूकी की। पूरा मतलब एकदम। अब इतना किसी के साथ होगा तो कब तक बर्दाश्त करेगा, उसको तो बगावत करना ही है। वो तो अपने हक के लिए फिर खड़ा होगा ही होगा, बिल्कुल होना उसको। तो यहाँ पे भी अपने हक के लिए खड़ा होते हैं लोग। 1831 में इनके लीडर ये दो थे, बुद्ध भक्त और जवा भक्त। 1800 और ये कोल रिबिलियन चला था काफ़ी, बहुत से हिस्से में ये लोग फैल गए थे और बहुत से हिस्सों में जाकर बहुत से अंग्रेजों को मारा था इन्होंने। ऐसा नहीं कि नहीं मारा था, बहुत से अंग्रेजों को मारा था। लेकिन 1832 में छोटा नागपुर के करीब कहानी खत्म हो गया इनका। तो अप्रोक्स देखेंगे तो 1 ईयर्स के अप्रोक्स चलता है, 1831 से 1832 के करीब आपका कोल रिबिलियन है। तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर पे है आपका संथाल रिवॉल्ट। देखो संथाल रिवॉल्ट जो है ये 1784 की कहानी है। बाबा तिलक मांझी इनके आपके है ना लीडर थे। देखो संथाल रिवॉल्ट में क्या था, जो संथाल एक जगह का नाम बेसिकली, और संथाल लैंग्वेज भी, संथाल लैंग्वेज में बगावत को हुल कहते हैं, HUL, ह्यूल कहते हैं। तो आप सही पूछ सकते हैं संथाल रिवॉल्ट को ह्यूल रिवॉल्ट भी कहते हैं हम लोग ना। ह्यूल ये वाला किधर लिखे, हाँ यहाँ लिखते हम लोग, HUL ह्यूल, ये बोला जाता है आपका। तो आपसे भी पूछा जा सकता है, दोनों ही सेम चीज़ है, ह्यूल रिवॉल्ट बोले या संथाल रिवॉल्ट बोले, दोनों एक ही बात है। ये 1784 में स्टार्ट हुई थी। बाबा तिलक मांझी इनके आपके लीडर थे। देखो यहाँ हमने लिखा है कि एज्यूम टैक्स फ्री लैंड, ये आपको एक हाईलाइटेड पॉइंट लिखा है, स्पेसिफिक पॉइंट है इस रिबेल का होने का। ये जो संथाल के लोग जो थे अपने इलाके में रह रहे थे, अब इनके लिए तो जंगल पूरा फ्री है, कोई टैक्स ये पे नहीं कर रहे थे क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई टैक्स का सिस्टम नहीं था। लेकिन जब ये फॉरेस्ट लॉ आया, अंग्रेज जब फॉरेस्ट लॉ लेके आए तो इन्होंने बहुत हाई टैक्स इनेक्ट कर दिया फॉरेस्ट की ज़मीनों के ऊपर। अगर वहाँ रहना है तो अब ये बेचारे टैक्स देंगे कहाँ से, रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा, ये मजबूरी थी इनकी, टैक्स कहाँ से देंगे। तो इन्होंने भी वही रास्ता अपनाया, इन्होंने भी टैक्स देने के लिए सूदखोरों का सहारा लिया। यानी कि वो बेसिकली क्या करते, वही जाकर के उधार से पैसा उधार पे ले रहे थे इंटरेस्ट के ऊपर, कि बाद में हम इंटरेस्ट के साथ वापस कर देंगे। तो इनके साथ भी वही काम हुआ, जो उन पे जो इंटरेस्ट के साथ पैसा दे रहे थे वो भी इनको लूट रहे थे, और अंग्रेज तो भाई लूट ही रहते हैं इसके अलावा। तो इनका भी वही रीज़न है, मतलब रिबेल होने का रीज़न सभी बगावत का सेम है। ऑलमोस्ट जितने भी रिबेलेंस आपको पढ़ने इस चैप्टर में, सभी का रीज़न यही है, वो फॉरेस्ट लॉ और उसके वजह का जो जो काम हुआ था। आप एक बार बुक रीड करोगे तो आपको सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1855
ये आपका ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे शुरू हुआ था 1784 में, जो डेट है बाबा तिलक मांझी की लीडरशिप में हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1784 में जो स्टार्ट हुआ था काफ़ी छोटे पैमाने पे थे ये, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया इसको, एकदम बहुत ही जल्दी ख़त्म कहानी। लेकिन बाद में फिर 1855 में सिद्धू और कानू, ये दो इनके लीडर थे। यहाँ पे यू छूट गया इनका, सिद्धू एंड कानू दो लीडर थे जिन्होंने आपका बीरभूम और भागलपुर पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। मतलब सिद्धू एंड कानू इनके मेन लीडर थे। 1855 में ये रिवॉल्ट दोबारा शुरू हुई थी, और उस वक्त जब शुरू हुई थी दोबारा, तो इन्होंने बीरभूम और भागलपुर ये दो जगह पर इन्होंने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। ये एक लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे, किताब में दी रखी थी, इसी संथाल रिवॉल्ट से, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है। देखो ये लाइन आपका बोलता है, दिस इंसरेशंस यानी कि संथाल रिवॉल्ट, उसी को बोलते हैं, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ मेयर लोकल राइजिंग ऑफ नो इंपॉर्टेंस। मतलब ये जो संथाल रिवॉल्ट है इसको आप एक कोई इलाकाई बगावत बोल करके महज नहीं रख सकते, ठीक है। मतलब उसको आप उस छोटे से मतलब ये नहीं बोल सकते आप संथाल रिवॉल्ट से रिलेटेड कि ये जो संथाल रिवॉल्ट था ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेट करता था, ये काफ़ी एरिया तक और भी फैला था। इसका बोलने का मतलब ये है। तो ये लाइन अगर आप याद कर पाते तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं, 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो अगर आता है तो ये लाइन आप लिख सकते हो आंसर्स में। और अगर आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं इस चैप्टर में आपका, और इंग्लिश कोटेशन अगर आप कहीं ऐड कर देते तो वो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। अच्छा होगा अगर आप कर लेते, नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर कर पाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। आगे देखते हैं। ये रंगपुर रिवॉल्ट बहुत छोटा सा बात है यहाँ पर। देखो इस क्या है, 1783 में शुरुआत हुआ था। रंगपुर, अभी जो जगह रंगपुर है वो मौजूदा बांग्लादेश में है। पहले तो सब एक ही थे, अभी जो अगर रंगपुर आप ढूंढोगे मैप में तो आपको बांग्लादेश में मिलेगा, इसलिए इन्फॉर्मेशन यहाँ मैंने ऐड की है। ये जो रंगपुर रिवॉल्ट हुआ था ये बेसिकली देवी सिंह की वजह कर हुआ था। अब पाटग्राम में फाइनल बैटल हुआ था आपका। देखो पाटग्राम वो जगह है जहाँ रंगपुर बगावत हो गई थी ख़त्म। इसका ईयर मेंशन नहीं कि कब ख़त्म हुआ था। अब देवी सिंह बेसिकली पैसा वसूल करने वाला आदमी था, मतलब किसी ने टैक्स दे दिया, टैक्स बोल रहे हैं, किसी ने इनको दे दिया है इंटरेस्ट पे पैसा, अब वो पैसा वसूल करने के लिए खुद नहीं आ रहा है, किसी को भेज दे रहा है। तो उस तरह का ही एक इंसान था देवी सिंह। देवी सिंह का काम बस इतना था कि इनको परेशान करो, जलील करो, इनकी जान लो, जो भी करना बस करो, लेकिन इनसे पैसा वसूल करो। तो इसी वजह कर इनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट हो गया था, ठीक, प्रोटेस्ट बोले रिबेल हो गया था। बात करते हैं हम लोग 5 नंबर पर अपना, तो वो आता है मुंडा रिवॉल्ट। अब देखो मुंडा रिवॉल्ट, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड लेते हैं हम लोग मुंडा रिविलियन का। मुंडा रिविलियन यहाँ बात आप कहते हैं कि छोटा नागपुर, हजारीबाग, रांची, इन 3 इलाकों में जो रहते थे ट्राइब्स, उनको ही वो मुंडा ट्राइब्स कहलाते थे। इन्होंने जो बगावत किया उनको हम बोलते हैं मुंडा रिवॉल्ट्स। देखो ब्रिटिशों ने किया क्या था, मेन जो पहले रीजन्स मैं बता चुका हूँ वो रीजन्स तो इन्वॉल्व है ही, ठीक है, वो रीजन सारे के सारे इन्वॉल्व है। इसके अलावा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रीज़न है यहाँ पर मुंडा रिवॉल्ट में, वो ये है कि ब्रिटिश डिस्ट्रॉय दैट ट्रेडिशन एंड पंचायत सिस्टम। ब्रिटिशों ने क्या किया था कि इनका जो ट्रेडिशन सिस्टम था, जिस तरीके से ये तिजारत करते थे, काम धाम करते थे, उनका सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया। और उसके अलावा इनका अपना पंचायत का सिस्टम था। यानी कि देखो अभी इसके एक पूरा का पूरा ट्राइब है, कोई इंसान कुछ गलती कर रहा है या किसी बात पर कोई फैसला लेना है तो इनका एक पंचायत सिस्टम, और उस पंचायत में ही लोग बैठ करके कोई फैसला लेते हैं। बट ब्रिटिश ने क्या किया, इस पंचायत सिस्टम को टोटली ख़त्म कर दिया और वहाँ पे पुलिस और जुडिशरी ला करके रख दिया, जिससे इनका अपना जो, अब क्या बोल सकते हैं, खुद का जो रिवाज था, बेसिकली कल्चर, वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। अब किसी भी लोग के लिए पूरा का पूरा एक ट्राइब है आपका, पूरा पूरा कम्युनिटी है, अगर उसका कोई कल्चर को ही टारगेट करे ख़त्म करने के लिए, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हो चुकी है, तो वो इंसान भी तो रिबेल करेगा ही करेगा। तो इनका रीज़न यही था रिबेल करने का आपका। तो 1858 में ये रिबेल स्टार्ट हुआ था बिरसा मुंडा की लीडरशिप में। लेकिन स्टार्टिंग जब हुआ था तो उतना ज़्यादा ये लोग फैल नहीं पाए थे। तो अगेन स्टार्ट हुआ था 1899, मतलब यहाँ पे हुआ था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे टोटली ख़त्म नहीं कर पाया था उसको, मतलब डरा धमका करके वो लोग थोड़ा ठंडा गए थे, क्योंकि लोग इनके ज़्यादा आपस में मिल नहीं पाए थे। लेकिन 1899 में अगेन बिरसा मुंडा ही थे, एक ही थे और कोई नहीं था। अगेन बिरसा मुंडा की ही लीडरशिप में इन्होंने बवाल मचाया था पूरा। और एक बात आप नोट करके रख लो कि बिरसा मुंडा बोला है, मुंडा रिबिलियन जो है, मुंडा रिवॉल्ट ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रिवॉल्ट माना जाता है आपका अभी तक। इसका मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था। इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसने बेसिकली एक रेगुलेटिंग सिस्टम बनाया था, एक सर्वे कमेटी बनाए थे कि आप जाके सर्वे करो कि वहाँ के जो लोग हैं जो सूद पर पैसे दे रहे हैं वो किस तरीके से दे रहे हैं, वो वसूली जो कर रहे हैं तो किस अंदाज से वसूली कर रहे हैं, ठीक है। जो लोकल्स
जो थे, जो लोकल्स आपके ये बोल लोकल एम्प्लॉयज जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो लोग भी जो मनमानी कर रहे थे, तो उन पर बोला गया था कि रिपोर्ट बना करके हमें दिया जाए, और जो रिपोर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम कोई ना कोई अगला डिसीजन लेंगे। तो वैसे तो अंग्रेज बोलते ही रहते हैं ना, वो उनका काम है बोलना। खैर ये हुआ था, लेकिन इनका इतना सारा इम्पैक्ट था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि हाँ भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इस रिवॉल्ट का रहा होगा, और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था। आप देखो इतना बड़े पैमाने पे ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल हुई, तो बाकी जो इलाके के ट्राइब्स थे उनको भी हिम्मत मिली, है ना। एक आदमी किसी काम को करने में कामयाब होता है, तो जो दूसरे लोग थे जिस काम को करने के सोच रहे थे, उनको भी थोड़ी हिम्मत मिलती है कि चलो हम भी चलते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो देते, वही मामला है। तो उन्हें भी थोड़ी सी हिम्मत मिली, और वो भी अलग अलग इलाके से अपने तरीके से वो भी अपने रिविलियन को स्टार्ट किया उन्होंने भी। उसके बाद आता है सन्यासी और फ़कीर रिवॉल्ट। तो ये बंगाल और बिहार के मामला है आपका। बंगाल और बिहार में जो किसान थे, बेसिकली मुस्लिम और हिंदू जो किसान थे, तो मुस्लिम किसान क्या हुआ, वो बाद में फ़कीर बन गए, और जो आपका मतलब फ़कीर वैसे नहीं बन गए, वो पैसा से ही फ़कीर बन गए। फ़कीर कैसे बोलते, जो भीख मांगते बेसिकली, जो मांगते, तो वो पेशा से ही वो बन गए, और जो हिंदू थे वो सन्यासी बन गए। तो फ़कीर और सन्यासी दोनों जो थे ये क्या कर रहे थे, बेसिकली अपना मांग करके काम चला रहे थे, घर घर जा करके पैसा मांगते थे और उससे ही अपनी ज़रूरत को ज़िंदगी पूरा करते थे, ये था। तो अब सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आता हो कि आखिर ऐसा क्यों। तो फॉरेस्ट लॉ आने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया अंग्रेज़ों ने, और ये जो यहाँ पर जो मुस्लिम और हिंदू जो आपके फ़कीर सन्यासी जो किसान थे, मुस्लिम हिंदू किसान जो बंगाल बिहार में, इनकी पूरी ज़मीन छीन ली गई थी। अब छीन जाने के बाद करना क्या था बेचारों को, चले गए, है ना। मैं तो फकीर आदमी, चल पड़ा झोला निकल के, वही हाल था इनका। लेकिन इन्होंने रिवॉल्ट नहीं किया था उस वक्त, मतलब रिवॉल्ट इन्होंने उस वक्त रिबेल आगे बगावत पे नहीं उतरे थे। यहाँ पर इन्होंने अपना एक पैसा इख्तियार कर लिया, वो वहाँ पर अपने सुकून से थे, ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं बोला जा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उन्होंने जा करके तब बोला जब ये कांड हुआ आपका 1771 में। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 150 फ़कीर और संत, यानी फ़कीर और संत दोनों को मिला करके अप्रोक्स 150 पीपल्स होंगे, उनको फांसी दे दी गई डायरेक्टली एकदम, और ये काफ़ी बड़ा झटका था। तो आखिर फांसी दी क्यों गई, कुछ तो रीज़न रहा होगा, पागल तो है नहीं वो लोग, है ना। वैसे पागल ही हैं बेसिकली, बट फिर भी कुछ तो रीज़न रहा होगा, है ना, है तो पागल ही, कुछ तो रीज़न रहा होगा। तो वो जो रीज़न था बेसिकली ये था, देखो एक तो रीज़न मैंने ये बताया अभी कि ऐसा ऐसा कुछ काम हुआ था, यानी कि पूरा ज़मीन कब्जे में ले लिया, तो ये लोग जो थे, जो मुस्लिम थे वो फ़कीर बन गए, और जो हिंदू थे वो सन्यासी बन गए आपका, चलेगा। तो ये एक रीज़न ऐसा माना जाता है कि ये एक रीज़न हो सकता था रिवॉल्ट होने का, बहुत से स्टूडेंट्स ये मानते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स ये मानते हैं मेन रीज़न जो रिबेल का था वो ये था, वो हुआ था ये वाला इवेंट, वो 150 फ़कीर और संत को मौत के घाट उतार देना। अब ये जो था इसके पीछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को इस तरीके जस्टिफाई करती है। उनका बोलना था कि ये जो फ़कीर और सन्यासी हैं जो अलग अलग जगह पे जा करके पैसे मांगते हैं, इन पैसों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पैसे एज अ टैक्स मिलना चाहिए। देखो कितना कमीना है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं, अरे मीटर गया, ठीक है, उसको फिर से लिख दिया जाएगा, है ना, कितना कमीना बोलो। अब इस चीज़ पर उन्होंने रोक लगानी चाहिए, यानी कि फ़कीर और सन्यासी जो थे इनके इधर उधर जाने पर रोक लगा दिया। अब रोक लगा दी, उस पर बहुत सारे लोग भड़क गए। अब उस चीज़ पर मतलब अपना दबाव डालने के लिए कि हम जो बोल रहे हैं उस बात को मानो, उन्होंने ये हरकत किया था 1771 में। और इसके बाद तो फिर आपको लगता है कि मामला शांत बैठेगा, मतलब ये नंबर बहुत बड़ा है, 150 लोगों को करीब उन्होंने फांसी की सज़ा दे दी थी। अब वो भी किस लिए सज़ा दी थी पता नहीं, उनको लगा कि ऐसा होना चाहिए, बस हो गया। तो इसके बाद मेन आपका ये रिवॉल्ट हुआ था। ये आपका कहानी एकदम क्लियर, उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे ही मिल जाएगा आपको स्लाइड्स के थ्रू। देखो ये हमने लिखा था पागलपंथी बगावत, तो मीटर गया है। देखो पागलपंथी बगावत एक छोटा सा चीज़ है, और इसमें कुछ ज़्यादा जानने के लिए है नहीं, इसलिए मैंने लिख दिया बस ऐसे ही। इसको शुरू करने वाले जो थे वो थे सूफ़ी करीम शाह। सूफ़ी करीम शाह थे, उन्होंने शुरू किया था इस पागलपंथी बगावत का। जो आपका क्या बोल सकते हैं, ये था जो दौर था, कब तक ये चला था, तो इसका टाइम पीरियड था आपका 1825 से लेकर 1827 तक। इसमें और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस आपको इसका डेट याद रखिए, किसने शुरू किया था, बस वो याद रखिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग 80% चैप्टर अपना ख़त्म कर चुके हैं। दो हमारा मेन था, यहाँ पे ये रिपीट हो गया, यहाँ में वहाबी रिबिलियन लिखा था मैंने,
कुछ और लिखा गया। तो मेन इसमें एक और हमको पढ़ना है वहाबी रिबिलियन, और वहाबी रिबिलियन के बाद हमको इसमें एक पढ़ना है इंडिगो रिबिलियन। तो देख लेते हैं ये दोनों आदमी भी क्या है ना, जगह नहीं था बोर्ड पे लिखने का तो लिख नहीं पाए। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो जल्दी करो। चलो अच्छा देखते कहानी सुनाते। वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड जो कहानी है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन आप देखिए। तो देखिए वहाबी मूवमेंट क्या था ना, देखो कि मैंने एक पेज में आपका पूरा इस चैप्टर को समराइज़ किया है, पूरी ड्राफ्टिंग की थी इस लेक्चर को शूट करने से पहले। तो इसमें इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा है वहाबी मूवमेंट। देखिए वहाबी मूवमेंट एक सैयद अहमद बरेलवी नाम के आदि इंसान थे। तो सैयद अहमद बरेलवी जो थे वो मक्का से जब होकर के आए थे तो उनको ऐसा लगा, इसका पूरा बैकग्राउंड चलता है ना वहाबी मूवमेंट का, नाम है वहाबी। थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में जो मूवमेंट थी प्रॉपर मजहबी मूवमेंट थी, मतलब एकदम 100% प्योर रिलीजियस मूवमेंट था। और वो जो रिलीजियस मूवमेंट था वो प्योर आपका मुस्लिम रिलीजियस मूवमेंट था जो टारगेट करता था इस्लाम मजहब को। तो सैयद अहमद बरेलवी जो थे वो आए थे मक्का से वापस घूम करके। अब जो मक्का से वापस घूम के आए तो उनको ये दिखा कि भाई जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, वो सही तरीके से जो इस्लाम के जो ऑर्डर्स उनको फॉलो नहीं कर रहे। तो इन्होंने इससे रिलेटेड मूवमेंट चलाया था कि मुसलमानों को ये बताया जाए कि आप जो ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, या आप सही तरीके से इस्लाम के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके तरीके को नहीं मान रहे हैं, तो उसको आप सही तरीके से फॉलो करें। इससे रिलेटेड जो उन्होंने मूवमेंट चलाई थी वही मूवमेंट वहाबी मूवमेंट के नाम से आगे चल के मशहूर हो गई थी। इतना समझ में आया वहाबी मूवमेंट के बारे में, है ना। तो नाम भी, और वो वहाबी थे बेसिकली, इसीलिए इस मूवमेंट का नाम वहाबी मूवमेंट पड़ा था। और उनका मेन फोकस यही था कि इस्लाम मजहब जो है आपका, जो मुसलमान हैं उनको बेसिकली वहाबी तौर तरीके बताए जाए, है ना। ठीक है चलिए। और इनके वालिद साहब का नाम था आपका शाह अब्दुल अजीज़, याद रखेंगे शाह अब्दुल अजीज़। ठीक है देखिए वहाबी मूवमेंट जो है स्टार्टिंग में तो प्योर आपका, लेकिन आगे चल के सैयद अहमद आगे चला 1824 में आपका 1824 में हमारा, ठीक है हाँ 1824 में सैयद अहमद बरेलवी के बाद इनके दो शागिर्द थे, एक अनायत अली एक विलायत अली आपके। इन्होंने 1824 में इनके थ्रू बरसात में एक जगह पर पूरा का पूरा इंतजाम किया था जंग लड़ने का, वार करने का, किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ, है ना। अब आप सोच रहे हो कि रिलीजियस मूवमेंट में अंग्रेज कहाँ से आ गए बेचारे, है ना। तो वो बेचारे तो थे नहीं। पहली बात अंग्रेज इस तरीके से आए कि जब ये रिलीजियस मूवमेंट चल रहा था, इस रिलीजियस मूवमेंट के दौरान इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जिनमें इन्हें ये दिखा कि जो अंग्रेज है वो बहुत बुरी तरीके से पीजेंट्स यानी कि जो मजदूर हैं आपके, फार्मर्स यानी कि किसान, उनका किस तरीके से बदसलूकी किया जा रहा है, यानी कि वो अपने मकसद के तहत जैसे चाहे उनको यूज़ कर रहे थे। जब मन चाहा बुलाया, जब मन चाहा भेज दिया, आए ज़मीनों पर कब्जा किया, इस्तेमाल किया, चलेगा, बस ऐसे ही। तो इन्होंने बोला भाई ये तो ठीक है, मजहबी काम तो ये चलता रहेगा, लेकिन ये जो हो रहा है ये भी गलत है, और उसके साथ साथ हमें इसको भी लेना होगा अपने मूवमेंट में, और इसके खिलाफ भी हमें आवाज़ उठानी होगी। बस इतना इनका सोचना था कि ये काम आपका शुरू हो गया, ये मामला था। तो इस तरीके से वो जो आपका रिलीजियस मूवमेंट था जो प्योर मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होने लगे आपका सोशल मूवमेंट में, सोशल मूवमेंट कन्वर्ट होने लगे। और इसके बाद मेन जो बंगाल में जो वहाबी मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ उसके पीछे का राज था तीतू मीर। तीतू मीर आपके, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर मैं बताऊं तो तीतू मीर आपके लीड कर रहे थे इनको बंगाल में जो मेन वहाबी मूवमेंट इतना सक्सेस हुआ वो हुआ था तीतू मीर की वजह कर। तीतू मीर ने क्या किया, एक बड़ा सा फौज बनाया, अप्रॉक्स 60 से 100 लोग थे उसमें, या शायद उससे भी ज़्यादा थे, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, मैं इन्फो आपको डाल दूंगा वीडियो में वहाँ पर, ठीक है देखते। तो इन्होंने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को बना करके बेसिकली ये गए, वहाँ गए उस इलाकों में जहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना बेड़ा जमाया हुआ था, वो गए वहाँ पर अंग्रेज़ों को जिस खेती मैंने जिस ज़मीन पर अंग्रेज़ खेती करवा रहे थे, करते तो नहीं थे, वो करवाते ही थे, तो उन सबको तबाह कर दिया। बहुत से जो अंग्रेज़ थे उनको जिंदा जला दिया गया, और जहाँ उनके हेडक्वार्टर्स है बहुत सारे हेडक्वार्टर्स को सीधा सीधा तबाह कर दिया। तो ये सारा काम करने वाले थे तीतू मीर ने एक फ़ौज बनाया, वो लेकर रवाना हो गया, ये मामला था। तो इस तरीके से आपका एक जो रिलीजियस मूवमेंट था वो कन्वर्ट हो गया किस पर, आपका सोशल मूवमेंट्स में, जिसमें इनका टारगेट था पीजेंट्स, फार्मर्स, वुमेंस, इन लोगों को उनका राइट्स दिलाना। और आहिस्ता आगे चल करके जब एट द एंड ऑफ द मूवमेंट आते हैं तो उसमें से रिलीजियस सारी बातें ख़त्म हो गई थी, वो टोटली एक सोशल मूवमेंट बन के रह गया था। यानी कि उनका भी वही टारगेट बन गया था कि अंग्रेज़ों को हटाओ, सीधा बात है। वो वहाबी जो ये थे हमारे सैयद अहमद साहब थे, वो सीधा ये बोलते थे कि जब तक हम अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से नहीं हटा देते हैं तब तक हिंदुस्तान हमारा दारुल अमन नहीं बन सकेगा। यानी कि उनका बोलना दारुल अमन मतलब ये कि ये देश में वापस शांति नहीं आ पाएगी। उनका बोलना यही था कि अंग्रेज़ यहाँ पर हैं इसलिए हमारी शांति भंग हो गई है, हम अगर अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालेंगे नहीं, तब तक नहीं निकालेंगे
जब तक नहीं निकाल लेते तब तक हमारा शांति वापस नहीं आएगा, वो उनका यही बोलना था। तो इतनी सारी कहानी थी वहाँ भी रिबेलियन से रिलेटेड। आगे आते लास्ट पॉइंट है जो हमारा है इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो आप जानते हैं, इंडिगो नील, नील का नाम सुना होगा ना, उजाला, 2 रुपए का उजाला, वही उजाला है जिसको आप डालते हैं अपने सफ़ेद कपड़ों में रंग लाने के लिए। तो वो जो नील है आपका, नील का जो प्रोडक्शन होता है बेसिकली, थोड़ा सा बैकग्राउंड कहानी सुनाता हूँ आपको, बड़ा अच्छा लगेगा। एक सॉरी, एक आपका इंडिगो था और एक वुड नाम का पदार्थ था आपका, WOAD, वुड। वो भी है, वो एक बेसिकली आपका हल्का पीला टाइप का रंग देता है। ये जब दौर हो रहा था यहाँ पर फॉरेस्ट लॉ वगैरह लगा वगैरह, ठीक है, इसी दौरान वहाँ हमारा वहाँ मतलब वहाँ ब्रिटिश, यहाँ पर आपका क्या बोल सकते, इंग्लैंड में, इंग्लैंड UK वगैरह में उस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो रहा था। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा का इंडस्ट्री है, तो कपड़ा जितना ज़्यादा वैरायटी हो कलर का उतना ज़्यादा अच्छा बात है, बट उनके पास कलर का वैरायटी ज़्यादा था नहीं, और एक ही कलर का वैरायटी था, और जो कलर उनके पास था वो बहुत ज़्यादा खिलकर कलर नहीं आ रहा था। उन्होंने देखा कि इंडिया में इंडिगो यानी कि नील की खेती की जाती है, यानी यहाँ खेती हो रही, उन्होंने देखा नील को, नील से जो रंग मिल रहा था, कलर बहुत ही बेहतरीन था, काफ़ी चमकदार था, अब आँखों को देखने में अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, यहाँ से हम इंडिगो को खेती करते हैं, करते नहीं बेसिकली करवाते हैं, और लेके चलते हैं ट्रांसपोर्ट करके, कहाँ, UK, अपना ब्रिटेन, वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे हम अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ये मामला था। तो अब इसकी वजह से हुआ क्या कि जिन लोगों को लगा, बहुत से लोग आ गए UK से यहाँ पर आए खेती करना उनको, तो खेती कैसे करेंगे, गए किसानों के पास, बोला हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आपको अपनी ज़मीन पे नील की खेती करनी है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि नील का खेती जब हो जाएगा तो आपको इतना पैसा दे दिया जाएगा, वो सारा खेती जो होगा वो मैं ले लूँगा। तो बहुत से किसान जो इस पर तैयार होते थे वो करते थे, लेकिन ज़्यादातर किसान इस पर तैयार नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि नील की खेती करने से एक सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि एक बार अगर आपने किसी फर्टाइल लैंड पर नील की खेती कर दी, यानी कि फर्टाइल लैंड है, जरखेज ज़मीन है, वहाँ पे एक बार आपने नील की खेती कर दी, तो नील का जो प्लांट है वो उस ज़मीन की, उस वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ का सॉइल का फर्टिलिटी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। तो अब आप ही बताओ, ऐसा कौन सा किसान है जो चाहेगा मैं एक बार यहाँ खेती करूँ और दोबारा खेती करने के लायक वो ज़मीन बचेगा ही नहीं। इसलिए नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस था ये किसानों के लिए, उनको करना नहीं था, बट इनको ज़बरदस्ती करवाना था। तो जहाँ भी ज़बरदस्ती का बात आएगा वहाँ रिबिलियन होना है, जाहिर सा बात है कि नहीं। ये मामला था आपका। तो मेन रीज़न ये भी था। अब बहुत से तो ऐसे भी थे अंग्रेज या फिर जो भी आप बोलो, जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पर इंडिगो का खेती करने के लिए, वो ज़बरदस्ती करवाते थे, क्योंकि उनको करना नहीं था, किसानों को ज़बरदस्ती करवा रहे थे, और करने का तो बहुत नुकसान है। क्योंकि ये याद रखना, इसलिए इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे किसान। अभी भी बहुत सी जगह पर इसको अलग से बनाया गया है, इंडस्ट्री वगैरह में अलग से इसका सेपरेट पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से किया जाता है इंडिगो को। क्योंकि एक बार आपने जिस ज़मीन पर इंडिगो को खेती कर ली, वो ज़मीन फिर आपका इनफर्टाइल हो जाएगा, फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगा उसमें ना। अब आपको दिमाग में सवाल आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों, तो आखिर ऐसा क्यों, तो वो कभी और जानेंगे। फिलहाल आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड उससे किसी भी तरह का क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इतना सही बात था आपका। और ये रिविलन जो हुआ था 1859 में हुआ था, इंडिगो रिवॉल्ट। और इंडिगो रिवॉल्ट को अंग्रेज़ों ने खुद आगे बढ़ करके इसको कंट्रोल किया था। मतलब जो लोग ज़बरदस्ती दबाव डाल रहे थे आपका, जो लोग ज़बरदस्ती दबाव डाल रहे थे किसानों पर खेती करने के लिए, उस पर अंग्रेज़ों ने ही सख्त एक्शन लिया था। और इनका लेने का ये खास रीज़न था कि 1859 से जस्ट पहले 1857 में एक मेजर रिवॉल्ट हो गया था, जो कि एज अ गदर भी आपको नाम जाने जाते हैं। जो 4th चैप्टर आपका बेसिकली पूरा यही है, 1857 ए ग्रेट रिवॉल्ट, ये आपका 4th चैप्टर, जिसमें आपको पूरा डिस्कशन इसी के ऊपर है ना। तो वो हम लोग अपना 4th चैप्टर में डील करेंगे। और 1857 के बाद यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। अंग्रेज लगभग भागते भागते बचे थे, भागते भागते बच गए थे। थोड़ी सी कसर रह गई थी, अगर थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाता है 1857 के रिवॉल्ट के दौरान, तो अंग्रेज उसी वक्त भाग जाते। ये कहानी क्लियर थी। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि इंडिगो रिवॉल्ट भी उतने बड़े पैमाने पर पहुँचे, क्योंकि अभी बहुत कम ही टाइम हुआ था उस रिवॉल्ट को हुए, और अभी उभर ही रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके सदमे से। तो वो नहीं चाह रही थी कि ऐसा हो, इसलिए वो किसानों का सपोर्ट ले रहे थे। इसलिए उस किसानों का सपोर्ट ले रहे थे, किसानों के सपोर्ट की तरफ से आपका बोल रहे थे, और कोई बात नहीं थी। इतना है, हाँ, याद हमेशा रखना, अंग्रेज जो है वो कभी भी अपना टांग नहीं घुसाड़ेंगे जब तक उन्हें अपना पर्सनल प्रॉफिट ना मिले। तो पर्सनल प्रॉफिट तो रहता ही रहता है कहीं ना कहीं उनका। तो ठीक है, इसी के साथ मैं लेक्चर ख़त्म करते हैं, क्योंकि
खत्म हो गया चैप्टर में, इतना सारे कंसेप्ट है। और किसी के स्टूडेंट ने कमेंट किया था नोट्स के बारे में, तो देखो हिस्ट्री का जो नोट्स है, जितने भी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा कल ही, यानी कि वेडनेसडे को शाम तक 5 बजे आप टेलीग्राम चैनल पे जाएँ, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल मेरा थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहे थे, बट कल से अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा वहाँ पर नोट्स में। और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स उनको थोड़ा सा एक दिन और वेट करना होगा, थर्सडे तक मैं इंग्लिश के हिस्ट्री का नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात इस पर नहीं है। और हाँ, 2-3 दिन के अंदर हिस्ट्री का पूरा सजेशंस भी आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको मोस्ट प्रोबेबली कर लेना चाहिए, उस पर काम कर रहा हूँ मैं अभी, पूरा का पूरा देख रहे हैं, पिछला 5 साल का एनालिसिस कर रहा हूँ कि किस तरीके से हो सकता है, उसके बाद ही सजेशंस आपको दूंगा ना, क्योंकि आयरा गहरा सजेशन तो कुछ देना है नहीं आपको, ऐसा दूंगा जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो। तो पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ अभी, आपको सजेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें और क्या, चलिए।